हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 17 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा सेज यूएन कमीशन। सो यूएन कमीशन सेज कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। नाउ व्हाट इज जेनोसाइड? द टर्म जेनोसाइड मीन्स या आप एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों को, ग्रुप ऑफ लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाह रहे हो कि बस ये ख़त्म ही हो जाए, ठीक है ना। दे डोंट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। तो ये गाजा में कर रहा है। कौन कर रहा है गाजा में? हु इज़ डूइंग दिस? इट इज़ इज़राइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इज़राइल कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा says UN Commission. Now which UN Commission says this? So basically, just a minute. United Nations investigation on Tuesday concluded that Israel is committing genocide in Gaza in a bid to destroy the Palestinians, accused Israel's Prime Minister and other top officials of incitement. UN Independent International Commission of Inquiry. So name is very very important. ठीक है ना। UN लिखेंगे, UN Independent International Commission of Inquiry. Which does not speak, लिखेंगे, which does not speak on behalf of world body. तो ये यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे नहीं बोलता है। यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ना, उसने बोला है फाउंड दैट जेनोसाइड इज अकरिंग इन गाजा, ठीक है ना। तो ये तो हम लिख ही चुके हैं कि इजराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है। ये इस यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने बोला है, ठीक है ना। ठीक है ना। स्लैम बाय इजराइल मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ यूएन मैंडेटेड इन्वेस्टिगेटिव बॉडी हैज़ कंक्लूडेड द कंट्रीज कमिटिंग। तो ये पहली बार हुआ है, यूएन बैग ने बोला है, नहीं तो पहले से ही बोल रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है गाजा में। 13 डेड टू टॉरेंशियल रेन, फ्लैश फ्लड्स हिट देहरादून। तो देहरादून में फ्लैश फ्लड्स आए हैं। तो फ्लैश फ्लड्स इन देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। 70-year-old woman skydives from 30,000 feet at the age of 70, defying both gravity and convention. Leela Jose, a farmer from Konathadi, a sleepy village in Idukku, leapt from a plane soaring 13. तो लीला लिखेंगे 70-year-old woman skydives from 13,000 feet. Now, what is the name of the woman? लीला जोस, ठीक है। उसके बाद द हियरिंग ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किस चीज़ के लिए किया था कि गवर्नर की जो टाइमलाइन सेट की है सुप्रीम कोर्ट ने, इज़ इट पॉसिबल या फिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? द हियरिंग ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट फॉलोड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन April 8, 2025 क्लैरिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस with regard to constitutional position on powers of governor and president, ठीक है, विद रिगार्ड टू एसेंट ऑफ द बिल। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 3 months बिल पास करना ही पड़ेगा गवर्नर या प्रेसिडेंट को। पासिंग ऑफ द बिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बहुत बार लाइव, ये जो हमारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं यहाँ पर एजुगिरी पर, मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। सो आई अज्यूम कि आपको वो पता है क्या है। अगर नहीं पता तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं कल बता दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था, वो जजमेंट पे प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो ऐसा कर सकता है। तो एड्रेसिंग द 14 क्वेश्चन पोस्ड इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना।
converge on the constitutional office, echoed the core concern on the that constitutional office cannot paralyze. तो यहाँ पर इन्होंने बोला constitutional offices cannot paralyze democratic governance through inaction. ठीक है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई एक्शन मतलब गवर्नर को करना ही पड़ेगा 3 months के अंदर बिल पास. ऐसा नहीं है कि बिल पास होते जाएं, ठीक है ना, बट ये अप्रूव ना करे तो कुछ भी ना हो. द बेंच एग्जाम बाय जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू गवर्नर्स रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल बट सपोजली नॉट टू एक्शन अंडर आर्टिकल 200 हाईलाइटेड पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसी इन आर्ग्यूमेंट डिफेंडिंग अनलिमिटेड डिस्क्रिशन फॉर गवर्नर्स. तो वो कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 356 जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कोर्ट में चैलेंज हो सकता है. एंड आर्टिकल 200 के अंदर जो कि एसेंट ऑफ बिल्स, ठीक है ना, के बारे में बात करता है. तो मैं बता ही देती हूँ. तो बेसिकली बिल जो होता है वो एक प्रपोज लॉ होता है, ठीक है, उस पर डिस्कशन वगैरह होती है, वो पास हो जाता है. तो गवर्नर जब तक उसको अप्रूव नहीं करता है तब तक वो लॉ नहीं बनता. अब गवर्नर अप्रूव नहीं करता था, कुछ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 3 months में अप्रूव करना पड़ेगा. प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा बताओ तुम्हारे पास पावर है ये करने की. तो सुप्रीम कोर्ट कहता भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, गवर्नर का होना किसने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जो हैं वो पैरालाइज नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को. गवर्नमेंट चलाने से जो डेमोक्रेसी है वो रोक नहीं सकते हैं, जो कि बिल पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना. उसके बाद सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी ये एड्रेस करता है क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन बाय देयर हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स. तो ये पहले जो लॉ है उसका इतना मिसयूज हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपका ना कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल, ठीक है ना, क्या है इसमें, इंडोर्स द गाइडलाइंस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट टू प्रिवेंट इंडोर्स लिखेंगे यहाँ से. अब आप खुद भी लिख सकते हो इंडोर्स द गाइडलाइंस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला, तो प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी. नाउ सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. The High Court had introduced a 2-month cooling off period for coercive action after the registration of first FIR or complaint to the magistrate. During cooling off period, the matter will be referred to Family Welfare Committee. However, both introduction of cooling off period and refer to undermine the victim's right to promote. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई सही बात है कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना. ये क्रुएल्टी वाले केसेस में एक्चुअली इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग फॉल्स और फेक रिपोर्ट्स ज़्यादा लिखवाते हैं. तो ये तीनों चीज़ें प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए. द इनैक्टमेंट ऑफ सेक्शन 498, अब इसका पढ़ लेते हैं. ए was the objective of punishing various forms of cruelty against women. B, that as the courts in a series of cases have lamented the increasing tendency by women to misuse the law. Lamented का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समवन हु हैज़ डाइड और समथिंग दैट हैज सीज्ड और एग्जिस्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमने 3 points लिख लिए. 4th point क्या है, ठीक है ना, द इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ वुमेन टू मिसयूज द लॉ व्हेन इट्स कंसर्न्स एफआईआर रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट अरेस्ट. तो यहाँ पर मिसयूज ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका. तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम. शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अंडर सेक्शन 498A नाउ सेक्शन 85 अंडर BNS की कूलिंग ऑफ पीरियड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. कूलिंग ऑफ पीरियड होगा एंड उसी ड्यूरेशन में FWC दैट इज़ फैमिली वेलफेयर कमेटी को ये केसेस रेफर किए जाएंगे, ठीक है. ऑन September 17 द वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये कब होता है, ये 17 September को होता है, ठीक है ना. रिमाइंडर टू द डॉक्टर्स फॉर द ओथ दे हैव टेकन कि भैया पेशेंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है. द किलिंग ऑफ चार्ली किर्क के बारे में हमने बहुत बात कर ली,
तो बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस हो गई हैं, ठीक है ना, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। जेपीसी ऑन रिव्यूइंग लेजिस्लेशन एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग साइमल्टेनियस पोल्स। तो जेपीसी जो बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पे, उसको हेड कौन कर रहे हैं? द हेड जो भी हेड करे पीपी चौधरी, जो भी हेड कर रहे हैं वो मिलेंगे किससे? इन सबसे, मुंटेक सिंह, अहूवालिया, इन सबसे, ठीक है। तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन ड्रग डीलर्स मस्ट बी ट्राइड अंडर इंडियन लॉ, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुई थी? दिस वाज द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ANTF of states. Now what does ANTF stands for? ANTF stands for Anti-Narcotics Task Force, ठीक है ना। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आ सकता है कि कहाँ पर हुई है। उसके बाद जेम्स चीफ फैमिली टॉर्न इनटू पीसेस, ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग जैश ए मोहम्मद हैज admitted that the family of terror group's chief Masood Azhar was torn into pieces in the Indian missile strikes on May 7 on the outfit's headquarter in Bahawalpur, Pakistan। ऐसे कि ऐसे ये नोट करोगे, ठीक है। किसकी फैमिली? जैश ए मोहम्मद कमांडर मसूद अजहर। मसूद अजहर, मसूर की दाल होती है ना, अरहर मसूद, तो मसूद अजहर। जेम्स चीफ, ये हमने लिख लिया। डोनाल्ड ट्रंप फाइल्स $15 बिलियन डेफेमेशन लॉ सूट अगेंस्ट NYT, क्योंकि जो जेफरे एप्स्टीन वाला केस हुआ है उसके चक्कर में, ठीक है। तो ये लिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप फाइल्स 15 बिलियन डेफेमेशन लॉ सूट अगेंस्ट NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना। जेफरे एप्स्टीन वाला केस, गाइस यू नीड टू रेफर टू द प्रीवियस डेज ऑफ न्यूज़ फॉर जेफरे एप्स्टीन थिंग, ठीक है ना। जेफरे एप्स्टीन मैंने पूरा समझाया था। उसके बाद चाइना आस्क्स US जापान टू रोल बैक टाइफून मिसाइल सिस्टम। चाइना आस्क्स UK जापान टू रोल बैक टाइफून मिसाइल सिस्टम। अब ये यहाँ पर पहुँचा कैसे, कहाँ से रोल बैक करना है, ठीक है ना। टाइफून मिसाइल सिस्टम, तो टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है वो क्या है? US डेवलप्ड है, US ने इसको डेवलप किया है, ठीक है ना। अनवेल्ड इन जापान फॉर द फर्स्ट टाइम during joint military एक्सरसाइज। तो ये टाइफून मिसाइल जो कि US डेवलप्ड है, जापान और US की एक्सरसाइज चल रही है। जापान एंड US began Resolute Dragon। Now this is very very important। अगर ये नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाती तो सही था, अब US चाइना इनके साथ कलेश कर रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कंफर्म दैट अ मिसाइल सिस्टम हैड बीन showcased for the first time in the country over the course of exercises। The US and Japan, disregarding China's concerns, have insisted on deploying Typhoon mid-range missile system in Japan, ठीक है ना, will be deploying in Japan, ठीक है ना। और ये क्या है? US Typhoon missile system is part of Army's long range precision strike modernization पोर्टफोलियो, ठीक है ना। तो ये टाइफून का है, ये सारा लिख लीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, किसने डेवलप करी, कहाँ पर रखने लगा रहे हैं? ये जापान में लगा रहे हैं, जापान में ये सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं और चाइना को दिक्कत हो रही है। US का ये सिस्टम है। और कौन सी एक्सरसाइज हुई है वहाँ? रेजोल्यूट ड्रैगन, ठीक है। तालिबान बैन वाईफाई इन अफगान प्रोविंस टू प्रिवेंट इमोरालिटी, एज इट इज ही लिख लो, अफगानिस्तान में हुआ है ये, बस टाइटल नोट कर लो। अहमदगढ़ रेलवे स्टेशन रीनेम्ड अहिल्या नगर, लिखेंगे अहमदनगर रेलवे स्टेशन
renamed अहिल्या नगर, ठीक है ना, ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर, ठीक है ना। द चेंज कम्स आफ्टर यूनियन होम मिनिस्टर क्लियर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रपोजल, ठीक है ना, महाराष्ट्र में हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चेंज हुआ था, तभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पहले अहमदगढ़ था, अहिल्या नगर कर दिया। किसके पीछे? लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर के पीछे। एट UNHRC इंडिया कंडेम्स, तो कतर के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने हमास के लीडर्स को मारते हुए, वो इंडिया ने कंडेम किया कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड पिटिशनर सीकिंग अ कंप्लीट बैन ऑन डिसीटफुल। अब यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जेंस जो है वो कह रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्जेंस को बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई कैसे पता चलेगा कि रिलीजियस कन्वर्जन जो हुई है वो फ्रॉड है या सही है। तो इस पर क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी रियल जजमेंट आएगी, मतलब जो फाइनल जजमेंट आएगी उस पर हम लिखेंगे। SC फाइंड्स अमेंडेड वकफ पैनल पेव्ड विद गुड इंटेंशन। तो जो वकफ बोर्ड है, वकफ पैनल नहीं, वकफ लॉ जो आया है वो कह रहे हैं कि अच्छी इंटेंशन से वो बनाया गया, ऐसे कोई बुरी बात नहीं करी है उसके अंदर। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, आओ इसको पढ़ते हैं। The Supreme Court judgment in Waqf Amendment Act 2025 makes a point that the statute, however well-intentioned but couched in prima facie arbitrary provisions, cannot be used to deprive citizens of their constitutional right to property without due process of law. The court's zero tolerance to legislative arbitrariness is apparent in its decision to stay the proviso to subsection 2 of section 3C of the 2025 Act. The proviso embodied arbitrariness by denuding a Waqf property of its status the moment someone alleges it to be an encroachment on a government property. The proviso is silent on whether prior notice or an opportunity for hearing will be granted. The manager of the Waqf or Muttawali, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहा गया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वक़फ़ कन्वर्ट करी गई है तो उसको वापस लिया जा सकता है, ये सब चीज़ें, तो इससे उनको थोड़ी प्रॉब्लम लगी है, ठीक है ना। तो इस वाले पे उन्होंने चीज़ों पे बोली है, बट क्वेश्चन इससे MCQ वाला जो हमने पहले नोट किया है ना वही आएंगे। सो अब अपडेट्स बात करते हैं, loggery.in पर क्या अपडेट्स हैं। देखिए loggery.in पर ये अपडेट है कि आपके जुलाई के MCQs जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, आने वाले 2 to 4 डेज़ में अपडेट हो जाएंगे सारे के सारे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जुलाई के बाद अगस्त का, जुलाई के वीडियो लेक्चर्स डल चुके हैं, अगस्त का पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 और 3 बहुत जल्द आएंगे, और सितंबर पार्ट 1 भी डल जाएगा। एंड MCQs भी मैं साथ के साथ बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करो। आई नो मैं सारा का सारा नहीं लिख पा रही हूँ बिकॉज माई नेक इज़ पेनिंग स्टिल, ठीक है ना। तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। एंड ये जो नेक पेन है उसका देखते हैं, मैंने अभी टेबल ऑर्डर किया है, वो जो जिसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है, आई थिंक उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो यस, अभी के लिए एडजस्ट करो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही ये वीडियोज़ जाएँ आपको नोटिफाई हो जाए, ठीक है।